हे गाइस, वेलकम टू आईपीएस गाइड। सो इस वीडियो में हम लोग एक टू कंसेंट्रिक स्क्वायर बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और किस तरीके से इक्वेशंस को यूज़ करना है, थोड़ा नंबर बेस्ड पे है। जैसा कि आपको दिख रहा है नंबर ऑफ चॉकलेट, आपको पहली झलक में दिख जाएगा क्वेश्चन में। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर बाद में हिंदी वाला पोर्शन हटा दूंगा और इंग्लिश के पोर्शन से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए, कोशिश सबको करनी है। जब तक आप ट्राई खुद से नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप फंस कहाँ रहे हो, आपको दिक्कत कहाँ हो रही है। बहुत डाउट्स आते हैं कि सर मुझे टाइम लग रहा है पजल में। तो क्यों लग रहा है टाइम? सिर्फ एक रीज़न है, सिर्फ जो आपको टाइम लगता है माय डियर फ्रेंड्स पजल्स को सॉल्व करने में या सेटिंग एल्जेब्रा को सॉल्व करने में, दैट इज़ रीडिंग स्किल। आपकी रीडिंग स्किल कम है तो आपको रीडिंग स्किल पे भी साइड बाय साइड वर्क करना है। ये नहीं कि आप एक दिन में 5-6 क्वेश्चन लगा रहे हैं, सिर्फ पजल ही पजल लगा रहे हैं, अदर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आपका टास्क है कि सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। मुझे इंग्लिश को भी उतना ही टाइम देना है, मुझे मैथ्स को भी, मुझे रीजनिंग को भी, मुझे जीए और को भी उतना ही टाइम देना है, करंट अफेयर्स को भी उतना ही टाइम देना है, ठीक है ना। तो अब मैं हिंदी वाला पोर्शन हटा देता हूँ, ठीक है ना। चलो, मैंने इसको हिंदी वाले पर्सन को मैंने हटा दिया। अब कहता है देखो, 8 पर्सन ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड अ टू कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर शेप्ड गार्डन। एक स्क्वायर शेप्ड गार्डन में बैठे हैं। किस तरीके से? सच दैट द स्मॉलर गार्डन, एक अंदर बैठा है, एक अंदर है, और लार्जर गार्डन एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से है। 4 पर्सन सिटिंग अलोंग द मिडल ऑफ द एज ऑफ द इनर गार्डन। तो इनर गार्डन के 1 2 3 4, लेकिन किस तरफ किए हुए हैं? डायरेक्शन क्या है? फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, मतलब बाहर की ओर फेस किए हुए हैं, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग जो 8 में से 4 तो बैठ गए, 4 जो बचे वो क्या बैठे हैं? मिडल, सिटिंग अलोंग द मिडल ऑफ द एज ऑफ द आउटर गार्डन। यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ है, यहाँ है, और डायरेक्शन क्या? एंड फेसिंग इनसाइड द सेंटर, एंड फेसिंग इनसाइड द सेंटर, आमने सामने। मतलब सर द पर्सन इन सिटिंग इन इनर गार्डन आर एग्जैक्टली फेसिंग द पर्सन इन आउटर गार्डन। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट, दैट इज 4 9 16 25 36 49 एंड 64 एंड 81, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है भाई, आपको इतना रब करके आपको फाइनल एक अरेंजमेंट बना देना है, जो जैसा उसने बोला मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि नंबर ऑफ चॉकलेट हैं 4 हैं, 9 है, 16 है और 25 है, ठीक है, और 36 है और 49 है और 64 है एंड लास्ट 81 है, ठीक है। आगे कहता है ई फेसेस नॉर्थ एंड द वन हु हैज अ चॉकलेट विच इज मल्टीपल ऑफ 5, एक ही है केवल 25, इज सीटेड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई। अगर ई ये नॉर्थ है, ठीक है, ई यहाँ बैठा है नॉर्थ फेस में किया हुआ, ठीक है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट जाना है। नॉर्थ वेस्ट तो मेरा यहाँ कहीं होगा, और जो कि 25 चॉकलेट लाइक करता है। अब ये सिचुएशन कहाँ बनेगी? देखो, ई नॉर्थ कब करेगा? या तो ये वाला पर्सन नॉर्थ में किया हुआ है, ये वाला जो मैंने मार्क किया है, और एक ये वाला। अगर हमने ई को यहाँ लिखा तो हम नॉर्थ वेस्ट पे हम उस पर्सन को नहीं बैठा पाएंगे जो कि 25 चॉकलेट लाइक करता है, या उसके पास 25 चॉकलेट है। तो मेरा फाइनली ई मेरा डन हो जाएगा, फिक्स्ड, मेरा ई यहाँ हो जाएगा। पर कितने नंबर ऑफ चॉकलेट है मुझे ये नहीं पता। अब जब यहाँ पे ई मैंने लिख दिया ना, तो 25 मेरा या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, बस, और कहीं नहीं। केवल 2 ही पॉसिबल केस बनेंगे। 25 या तो मेरा इधर होगा या तो मेरा 25 इधर हो जाएगा। आगे देखो क्या कहता है, बी हैज अ हाईएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट एंड सिट्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वन हु हैज अ 25 चॉकलेट। बहुत बातें इसने कह दी। इसने कह दिया कि एक तो ये 81 जो है वो बी के पास है, ये नोट कर लो, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर यहाँ 25 रखते हैं तो बी मेरा इतने ही पोर्शन में कहीं आ सकता है। इन दोनों पोजीशन पे किसी एक पोजीशन पे बी आएगा, और कहीं हम नहीं लिख सकते हैं। और अगर मेरा 25 इधर भी होता है ना, तब भी देखा जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मेरा बी यहीं आएगा। मतलब कि देखा जाए इन दोनों पोजीशन पे केवल किसी एक पोजीशन पे 25 आएगा, इन दोनों पोजीशन में देखा तो किसी एक पोजीशन पे मेरा बी आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे कहता है ए एंड बी आर सिटेड डिफरेंट गार्डन। अगर पता चल गया कि ए यहाँ बैठा हुआ है सपोज, तो डेफिनेटली मैं बी को यहाँ लिखूंगा ना, आउटर सर्कल, आउटर वाले गार्डन में। और अगर पता चल गया बी यहाँ आ गया तो मैं क्यों, मैं ए को मैं यहाँ लिखूंगा, ए को मैं यहाँ लिखूंगा। अभी ए की बात नहीं हो रही है, पर मैं बता रहा हूँ कि ए और बी जो है वो डिफरेंट गार्डन में है। तो ए एंड बी कहाँ पे हैं? डिफरेंट गार्डन पे हैं। तो आपको इतना मार्क कर देना है, डिफरेंट गार्डन, इस तरीके से, पॉइंट नंबर 1। आगे देखो क्या कहता है कि ए जो है बैठा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में बैठा है? एच के।
अगर एच ये है तो साउथ ईस्ट किस तरफ आएगा बताइए, साउथ ईस्ट आपका इस तरफ आएगा और ए आपका यहाँ बैठा हुआ है इस तरीके से, मतलब हमने एच पे खड़े हो गए तो हमने ए की ओर देखा तो बात बन जाएगी। तो अब कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है देखो, यहाँ रखेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है ए, यहाँ रखेंगे तो ए यहाँ आ रहा है, यहाँ रखेंगे तो ए यहाँ आ रहा है, बातें बन रही हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे देखो बहुत अच्छी लाइन है, एच एंड सी सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। अब बोल रहे हैं कि एच और सी आमने सामने हैं, मान लो एच यहाँ लिखते हो तो सी यहाँ लिखोगे, तो ये कभी हो सकता है? थोड़ा सा सोचो, अभी इससे पहले मैंने बताया था कि इन दोनों की पोजीशन पे बी आ सकता है किसी एक जगह। तो अगर आपने एच यहाँ लिखा तो सी यहाँ लिखोगे, या फिर एच यहाँ लिखोगे तो सी यहाँ लिखोगे, बी किधर जाएगा? बी को तो आना ही आना इन्हीं दोनों में से किसी एक जगह, कोई भी जगह नहीं बची। तो मैंने एक डन कह दिया कि मेरा एच यहाँ नहीं आएगा। जब एच यहाँ नहीं आया तो ए कैसे यहाँ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। अब मेरे को ये पता चल गया कि एच यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, बट उसके सामने सी होगा। बट एक बात फिक्स हो गई, पता चल गई कि एच यहाँ होने पे मेरा जो ए होगा मेरा यहाँ फिक्स हो जाएगा। ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरा फिक्स ए, क्योंकि यहीं पे ही तो साउथ ईस्ट है, यहाँ खड़े होंगे तभी देखेंगे साउथ ईस्ट दिख रहा है। तो मैंने ए को इनर वाले गार्डन में कर दिया। अब भाई देखो सिंपल सा फंडा था मेरा कि मेरे को पता चल गया ए जो है इनर वाले उसमें है, गार्डन में है, तो मतलब इनर वाले स्क्वायर में है, तो मेरा जो बी होगा वो मेरा आउटर वाले में चला जाएगा, मेरा बी यहाँ चला जाएगा। और बी के पास कितने नंबर ऑफ चॉकलेट है? 81 है। कोई डाउट नहीं आता किसी को, बी की पोजीशन फिक्स हो चुकी है। देखो भाई, तो मैं इसको रब कर दूं और एच को यहाँ रखूं या यहाँ रखूं? कहाँ रखूं बताओ? एच को मैं पहले रखता हूँ यहाँ, ठीक, और फिर सी को यहाँ लिखता हूँ। एक और बना लेता हूँ ना फटाक से, पॉसिबल केसेस एक और बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाइए, यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ एक और, ठीक, जहाँ पे मैं ई को तो पहले मैं फिक्स कर दूँ भाई, ठीक है। ई यहाँ हो गया, अब एच यहाँ हो चुका है, एच यहाँ लिखो, सी यहाँ लिखो, और एच यहाँ है तो ए तो मेरा यहीं आएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब ए यहाँ है तो बी भी मेरा इधर ही आना है, ठीक है ना, बी भी मेरा इधर ही आना है। अब एच और सी आमने सामने है, यहाँ तक तो सब क्लियर है सबको। आगे पढ़ लिया जाए। आगे कहता है कि देखो द वन हु हैज थर्ड हाईएस्ट नंबर चॉकलेट सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है भाई, यहाँ वाले सी से कंसिडर करते हैं। चलो सेकंड लेफ्ट किधर आएगा? 1 2 आउटर वाले में 1 2 यहाँ आएगा। कौन सेकंड थर्ड हाईएस्ट? 49 है, 49 आ जाएगा, ठीक है। 49 मतलब 49 चॉकलेट लाइक करने वाला, और यहाँ इनर सर्कल में तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, 49 इधर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? आगे देखो क्या कहता है कि द वन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जी एंड डी आर सीटेड इन द सेम गार्डन। बहुत अच्छी बात बोल दी इसने, कहा जी और डी को कहाँ बैठे हुए हैं? सेम गार्डन, मतलब सेम स्क्वायर में बैठे हुए हैं। ये बात समझ लो, इस चीज को तोड़ो। तो आज एक बात बताएं, एच और सी को रब कर देना क्योंकि फिक्स कर चुके हैं। एफ हैज ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट बट नॉट अ 9 नंबर ऑफ चॉकलेट। बहुत बड़ी बात बोल दी इसने, ये तो नहीं होगा। आप कहोगे सर आपने 25 को क्यों नहीं एफ देने की बात की? माय डियर फ्रेंड्स 25 या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, मतलब 25 या तो एच के पास जाएगा या तो सी के पास जाएगा। और बचा क्या आपका? 49 एक ऑड है, 64 इवन है, 81 भी एक ऑड है, बट उसमें क्या है ना कि बी के पास ऑलरेडी है, तो 49 हो गया एफ के पास। तो एफ मेरा इधर आ जाएगा क्योंकि हमने 49 को अलॉट कर रखा हुआ है, तो मेरा एफ इधर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? अब एक चीज़ देखो, इसी वाले केस में देखो जो मैंने आपको केस 2 बनाया है, बाहर वाले टेबल में यहाँ बी है, यहाँ एच है, यहाँ ई है, यहाँ केवल एक स्पेस खाली है, यहाँ पे एक स्पेस खाली है, या तो यहाँ जी आएगा या तो यहाँ जी आएगा। पर एक बात बताइए आपको, जी और डी के बारे में साफ उसने बोल दिया कि सेम स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ तो डिफरेंट स्क्वायर में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया है। मैंने गलत क्या किया है? मैंने यही गलत किया है कि सी और एच को जो बैठाने वाली कंडीशन थी ना, मैंने वो गलत की है। अब मतलब कन्फर्म हो गया मेरा सी किधर जाना है। बात समझ में आ रही है? अब मेरा जब सी हटेगा ना, यहाँ से सी हटेगा ना, तो मेरा एफ भी ऑटोमेटिकली हटेगा, क्योंकि सी पे डिपेंडेंसी किसकी? सी से डिपेंडेंसी किसकी के ऊपर है? एफ के ऊपर है। मतलब एफ किसके ऊपर डिपेंड है? सी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सी की पोजीशन पे एफ भी रखा गया था। तो मैं एफ नहीं, द वन हु लाइक 41, तो 49 वाला 49 चॉकलेट वाला इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, और आपका सी इधर आ जाएगा, और एच आपका अंदर चला जाएगा। अब बात तो फिक्स हो गई। अब तो कुछ नहीं है क्या? अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, देखते रहिएगा। जी और डी, या तो जी यहाँ आएगा या तो डी यहाँ आएगा, या तो डी यहाँ आएगा जी यहाँ आएगा, जी डी कुछ कह नहीं सकते अभी भी, लेकिन ये दोनों एकदम एक दूसरे को आइडेंटिकल दिख रहे हैं। अब पॉसिबिलिटीज कहाँ आती हैं सर?
पॉसिबिलिटीज़ मैं ऐसे रखूँगा, दिखाता हूँ मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ की। मैंने आपसे बोला था कि 25 या तो यहाँ ना, तो अब दोनों एक दूसरे से है। 25 नंबर ऑफ चॉकलेट सी के पास गई और एक बार एच के पास गई 25 नंबर ऑफ चॉकलेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। आगे पढ़ो, आगे कहता है एफ हैज़ ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट हो गया, बट द एवरेज, यही तो मेन है, द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ जी एंड डी। तो पहले जी प्लस डी का एवरेज जो दिया हुआ है वो किसके सम के बराबर है, ई और सी के पास जितनी नंबर ऑफ चॉकलेट है, ई और सी के बराबर जितनी नंबर ऑफ चॉकलेट है। आगे बोला है जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु हैज सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट। अगर 9 है जो कि सेकेंड लोएस्ट है, तो 9 के यहाँ वाले नेबर में और यहाँ वाले नेबर में आपका जी नहीं आएगा, तो मैंने इसको इस तरीके से मार्क कर दिया है। अब ये बात बताएं इस इक्वेशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया, g प्लस डी इक्वल्स टू 2 इंटू ई प्लस सी, इस तरीके से भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी हम। उसके बाद कहता है द वन हु हैज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द g, अगर g के पास मान लो x नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तो ये कहता है जो इसका इमीडिएट लेफ्ट होगा ना वो g के कंपेयर में क्या होगा, लेस होगा। मतलब मान लो इसके इमीडिएट नेबर के पास y है, तो इक्वेशन ये बननी चाहिए कि y जो है वो लेस नंबर ऑफ चॉकलेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ चॉकलेट होगी एज कंपेयर टू x। बात समझ में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ये बात समझ लो। कहने का मतलब और अच्छे से बता दें, हम वैल्यूज़ रख के इसको समझा दें। x के पास मान लीजिए आपके पास 16 है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो उसका इमीडिएट लेफ्ट होगा, जो उसका भी इमीडिएट लेफ्ट होगा, उसके पास 16 से कम होनी चाहिए, मतलब या तो 4 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। बात समझ में आई? अब तो समझ गए होंगे, तो मैं उसी तरीके से x के फॉर्म में लिख देता हूँ कि इसके पास x नंबर है, तो यहाँ पे जो होगा वो x से लेस x ज़्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू y, क्योंकि y जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में। बात समझ में आ गई होगी अब तो, ठीक है। द वन हु हैज इट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द g इज सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट देन हिम, E हैज़ मोर नंबर ऑफ चॉकलेट देन C, E के पास, बहुत अच्छी क्वेश्चन बताइए, E के पास ज़्यादा नंबर ऑफ चॉकलेट एज कंपेयर टू C, ठीक है। और G और D के पास क्या नहीं है, 4 नंबर ऑफ चॉकलेट नहीं है। अब कंडीशंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कंडीशन को यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले केस 1 को लूँगा, ये केस 1 है आपका, ये केस 2 है, ठीक है। केस 1 में आपको क्या है, C की वैल्यू 25 दी हुई है। अगर हम इस कंडीशन को भी यूज़ करें माइंड में और देखें कि E जो है बड़ा होगा C से, मतलब E के पास नंबर ऑफ चॉकलेट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू C, तो अगर C के पास 25 नंबर ऑफ चॉकलेट हैं तो E के पास कितनी हो सकती हैं बताइए। 49 तो नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय F है, 81 तो होगी ही नहीं और क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय B है। तो 81, 64 तो मैंने काट ही देना है, मुझे अपनी लिस्ट में काउंट भी नहीं कर, सॉरी 64 तो करना है, 49 नहीं करना है और आपका 81 नहीं करना है। बचा क्या, C आपका अगर 25 है तो आपका बचा E 36 हो सकता है या तो 64 हो सकता है, दोनों लेंगे। देखो पहले मैंने लिया 36, जरा कंबाइन करना, 6 5 11, ठीक है, 6 5 11 और 3 2 5 1 6, 61, इन दोनों को ऐड करने पे 61 आ रहा है। देखो 6 + 5 इज 11, 1 कैरी, 1 ऊपर गया, 3 2 5 1 6, 61। अब पता E + C को ऐड करने पे 61 आ गया, जैसे कि यहाँ दिया है। अब इस 61 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 122। मतलब ये जो है आपका किसका सम है, G + D का है। G के पास नंबर ऑफ चॉकलेट प्लस D के पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त ध्यान से, रिमेनिंग नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हुई, या तो 4 है या तो 9 है, 25 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बाय C, 36 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बाय E, 49 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बाय F, और बचा आपके पास 64 और 81। तो अब एक बात बताइए, इनमें से किसी भी दो नंबर्स को उठा के क्या आप 122 ला सकते हो? कभी भी नहीं ला सकते हो ना, नहीं ला सकते हो ना। वैसे भी अगर देखा जाए तो G और D में तो 4 होना ही नहीं। अब इन दोनों को ऐड करने पे G 122 आ जाएगा, नहीं आएगा ना, तो रब करो उसको। 36 वाली फेल होगी कंडीशन, रब करो। जब 36 फेल होगी तो ऑफकोर्स 64 तो होनी ही होनी है, क्योंकि ज़्यादा ही आना है। देखो 5 4 9, ठीक है, और 6 7 8, 89। अरे भाई आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। 89 × 2, 9 2 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 8 2 16, 8 17, 178। अब एक बात बताओ 178 आएगा क्या, किसको ऐड करके? 4 तो वैसे भी नहीं लेना है, 9 16 और 36 कर लो तुम
ले आओ, किसी किन्हीं दो नंबर को ऐड करके तुम ले आओ 170, नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, मुझे ये बात कंफर्म पता चल गई कि ये वाला केस मेरा पक्का गलत है, ये मेरा सही है कि h की वैल्यू। अब बात बनती है रिमेनिंग नंबर ऑफ चॉकलेट की, तो मैं पहले यहाँ लिखूंगा रिमेनिंग, यहाँ एक वर्ड दिया रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग चॉकलेट, चॉकलेट दैट इज 4 9 16 25 ऑलरेडी हो गया, 36 49 ऑलरेडी हो गया और 64, ये थी रिमेनिंग 1 2 3 4 5, ठीक है, ये थे रिमेनिंग नंबर ऑफ चॉकलेट। अब बात यह आती है कि जी और डी को ऐड करने पे, और उसका मतलब जी और डी का एवरेज लेने पे कितना आ जाए, ई और सी के सम के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो अब देखा जाए अगर, तो ई जो है कभी भी 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बोला है कि ई के पास नंबर ऑफ चॉकलेट ज़्यादा है किससे कंपेयर में, सी के। जब ई को ही लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट दे दोगे तो ये कैसे कंडीशन होगी, तो ई के पास 4 नंबर ऑफ चॉकलेट नहीं जाए, तो ई के पास जाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी केसेस आए, पॉसिबल केसेस आए आपके 9 आ सकते हैं, 16 आ सकता है, 36 आ सकता है और 64 आ सकता है। इतनी चीज़ें ई के पास आ सकती हैं, ठीक है ना। चलो एक एक करके लेते हैं। जब ई के पास 9 होगा तो सी के पास ऑफकोर्स 9 से कम वाला होगा सी, क्योंकि इस कंडीशन को भी तो देखना है। तो 9 + 4, 9 + 4 कितना होता है, 13 होता है, 13 × 2 करोगे 26 हो जाएगा। क्या इतने, क्योंकि अब बचे रिमेनिंग इतने होंगे, रिमेनिंग इतने होंगे ना ये वाले, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी यूज हो गया ई के द्वारा, बचे हुए इतने, क्या इन दोनों में से किसी दो नंबर्स को ऐड करने पे 26 आएगा, क्या नहीं आ सकता बिल्कुल भी। इसका मतलब ये वाली केस मेरी फेल हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सब समझ में आ रहा होगा सबको। अभी देखते रहना, ई 9 नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया, ई को मैंने दिया 16 दिया, तो अब सी की वैल्यू 2 हो सकती हैं, या तो 9 होगी या तो 4 होगी। पहले तो मैंने 4 दिया तो खुद से देखा, ठीक है, 16 + 4 आपका 20 हो जाता है, 20 × 20, ई की वैल्यू मैंने 4 दी तो हाँ 20 × 2 कर देंगे तो 40 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, जो कि रिमेनिंग नंबर्स हैं, रिमेनिंग कौन कौन से होंगे, अगर आपके पास ई के पास 16 चला जाएगा तो बचेगा आपके पास 9 रिमेनिंग बचेगा, 36 बचेगा और 64 बचेगा, ठीक है ना। जो जी और डी के पास जो नंबर जाएंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट, वो इन्हीं में से जानी है, ठीक है। तो आप उन किसी भी नंबर को ऐड करके आप 40 ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। 36 में +4 चाहिए होगा 40 के लिए, है ना, तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ई के लिए जो है नंबर ऑफ जो पॉसिबल केस था 16 भी मेरी कट चुकी है, ठीक है। तो इसको मैंने काट दिया, ठीक, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब 36 हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम 64 एक बार चेक कर लेते हैं। अब 64 लिखने का मतलब ये हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि जो अब सी के लिए है, अब मैं वो लिखूंगा, मैं सी के लिए मैं 36 भी तो ले सकता हूँ, मैं सी के लिए 16 भी ले सकता हूँ, मैं सी के लिए 9 भी ले सकता हूँ और सी के लिए मैं 4 भी ले सकता हूँ। मुझे सब पे चेक करना पड़ेगा। पर जैसे मैंने लिया ई के लिए 64, ठीक है, तो और सी के लिए 36, तो फिर रिमेनिंग कितने होंगे नंबर ऑफ चॉकलेट्स, वो जी और डी के लिए हो जाएंगे। मानते हो उस चीज़ को? तो चलो और देखते हैं। पहले मान लो 64 लिया और 36 लिया, तो 6 4 10, 6 3 9, पूरा का पूरा 100 हो जाएगा। किसका? E + C की वैल्यू हो जाएगी 100, और जब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 हो जाएगी। अभी वाह, तो इतनी बड़ी वैल्यू आप रिमेनिंग नंबर ऑफ चॉकलेट से ला सकते हो क्या? खुद से सोचो। रिमेनिंग सर क्या क्या हुआ? जब माय डियर फ्रेंड 64 और 36 ऑलरेडी हो गए, 64 और 36 हो गए, तो जो रिमेनिंग है जी और डी के लिए वो मेरे पास बचा 9 और 16 बस। सी तो वैसे वो नहीं हो सकता ना, सी मतलब जी और डी मतलब 4 हो नहीं सकते ना इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब इन दोनों को ऐड करने पे आएगा क्या? आपको लगता है कि आएगा 200? नहीं आएगा, तो ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो सी के लिए 36 काट दो। अब सी के लिए मैंने 64 + 16 किया, तो 6 4 10, 0 1 कैरी, 6 1 7 1 8, 80 80 × 2 किया 160। अब ये बताओ रिमेनिंग कितनी बचे? 4 तो होगा नहीं, 9 हो सकता है, या फिर 36 हो सकता है, और 64 नहीं होगा ना। जी और डी के लिए तो यही केवल 2 बचे। क्या ऐड करने पे आ रहा है 160? नहीं आ रहा ना सर, ये कैसे कर रहे हो आप? अरे आप इसी क्वेश्चन को तो नहीं भूल गए हो ना, ये यही एक मेन पॉइंट है
क्योंकि G प्लस डी इक्वल टू 2 इंटू ई प्लस सी होता है, ठीक है ना। तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मेरी C के लिए ये भी मेरा कट गया। अब 64 प्लस 9, 9 4 13 का 3, एक कैरी 6 एक साथ 73, 73 इंटू 2 कर दोगे 3 2 6 7, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऐड करने पे कोई रिमेनिंग नंबर ऑफ चॉकलेट में से आपने दो नंबर को ऐड किया, आपके 170 ये आ जाए 176, नहीं आएगा। तो हटा दो, इसको भी हटा दो, ये भी कट गया। अब 64 प्लस 4 दैट इज 68, 68 इंटू 2 तब भी 100 से ऊपर जाएगा और नहीं बनेगा, नहीं बनेगी। अब फाइनली मुझे ये रियलाइज हो चुका है अच्छे से अब कि 64 भी नहीं आना है मेरे ई के लिए, मेरे पास यहीं जाना है 36, ठीक है। तो ई के लिए मुझे जाना है 36, तो यहाँ पे आपको लिख देना है पहले तो ई के लिए 36, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमेनिंग नंबर ऑफ, जो ऊपर लिखा हुआ है रिमेनिंग नंबर ऑफ चॉकलेट, क्योंकि ई के पास हो चुका है 36 फिक्स, तो ये हटा दो। अब रिमेनिंग आपके पास ये है 4 9 16 64, ठीक है। अब सी के लिए क्या बातें हो सकती हैं ये मुझे चेक करना है। तो सी के लिए जो होगा वो 36 से लेस होगा, तो 64 तो हम नहीं चेक करेंगे, हम यहीं इन्हीं में से कुछ चेक करेंगे, इन्हीं। तो अगर हमने 36 प्लस 9 करके देखा तो देखो क्या बातें बनती हैं। 36 प्लस 9 करके देखा तो मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो जी और डी के लिए वो 16 और 64 बचेगा, ठीक है। तो देखो 9 प्लस 6 कितना होता है 15, 5 1 कह दिया 3 1 4, 45 इंटू 2 कर देंगे 90 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 16 प्लस 64 करने पे 90 आना चाहिए, तो 6 4 10, 6 1 7 1 8 80 आ रहा है, पर लाना आपको 90 था, नहीं आ सकता। सर आपने 4 को क्यों नहीं कंसीडर किया जी और डी के लिए, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया 9 नहीं होगा, सी के लिए 9 नहीं हो सकती। अच्छा सी के लिए 16 चेक कर लेते हैं, 9 तो नहीं होगा, है ना। सी के लिए 16 चेक कर लेते हो तो 6 6 12, 2 कैरी 1 3 4 और एक 5, 52 इंटू 2 कर लो तो फिर 100 से ऊपर आना है, और तब भी आपको जो रिमेनिंग नंबर ऑफ चॉकलेट्स बचेंगी उनको ऐड करने पे आपका वैल्यू नहीं आएगा। कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, कितना आएगा 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, 104 नहीं आएगा। अब लेकिन फाइनली एंड में मुझे दिख गया कि सी के लिए क्या होगा। सी के लिए मुझे पता चल गया, सी के लिए मेरे 4 होगा। अब 36 प्लस 4 40 होता है, 40 का करेंगे तो 2 80 आ गया। अब देखो सी के पास जाओ, वहाँ पे पहले तो 4 लिख दो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो अब बचे कितने, ये भी हटा दो, अब बचे कितने, अब बचे ये, इन्हीं में से जी और डी के लिए कुछ होना है। अब बताया था कि जी जो है 9 के नेबर में नहीं है, तो ऑफकोर्स हम 9 को तो भूल ही जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, और साफ साफ मुझे पता है इन दोनों को ऐड अभी हमने किया भी था कि 80 आ रहा था, तो मेरी ये बात तो फिक्स हो गई कि जी कॉमा डी। अभी ये नहीं पता कि जी के पास क्या जाएगा, 16 जाएगा कि 64 जाएगा, पर जी कॉमा डी में से 16 कॉमा 64 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है ई प्लस सी के बराबर का है। ई प्लस सी ट्वाइस ऑफ ई प्लस सी दैट इज 80, ठीक है। तो इसको अब रब कर दो, बात समझ में आ गई ना पूरी तरीके से। हर एक वैल्यू को चेक किया है, कोई भी वैल्यू छोड़ी नहीं है हमने। तो अब एक बार पता चल गई कि ऐसा होना है। अच्छा बचा क्या आपका ए के लिए, बचा रिमेनिंग 9 बचा, तो 9 कर दिया। अब भाई जाहिर सी बात है जी है, तो जी के नेबर में आपका 9 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ आप जी लिख सकते हो, नहीं आपको जी यहाँ लिखना पड़ेगा, डी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और अब इस कंडीशन की अगर हम बात करें, इस कंडीशन की, तो इसने बोला था कि जी पे हमको उतना देना है जितना उसके इमीडिएट लेफ्ट में उससे लेस में होना चाहिए, ठीक है ना, उससे लेस में होना चाहिए। तो मतलब देखा जाए अगर जी, तो इमीडिएट लेफ्ट तो एंटी क्लॉकवाइज 25, तो अब यहाँ पे जी को मुझे कौन सा वैल्यू देना पड़ेगा, 25 से ज़्यादा वाली कि 25 से लेस वाली, 25 से ज़्यादा वाली देनी पड़ेगी। तो 16 तो ऑटोमेटिकली कट गया, 64 ही है ना जो कि ज़्यादा है, तो 64 यहाँ हो जाएगा, 16 यहाँ हो जाएगा डी के पास। समझ में आया। अब देखो उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो ये पर्सन है जिसके 25 नंबर ऑफ चॉकलेट है वो लेस है एज कंपेयर टू जी। दैट्स इट, खत्म, आपका क्वेश्चन हो गया, आपने सबको अलॉट कर दिए, बस ये करना था पूरा। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। ये रहे सेट ऑफ 4 क्वेश्चन। कहता है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट
इज करेक्ट बोला है। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी की ओर कि बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट। देखो यहाँ पे सी है जिसके लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी है, तो बी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ ऑल द पर्सन हु आर सीटेड इन द आउटर गार्डन। अब जो आउटर वाला सर्किल है इसमें जितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं उनके पास जितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं उनको ऐड कर दो। तो 81 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 4 दैट इज 170। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग आर सीटेड इन द इनर। अब इनर वाले स्क्वायर गार्डन में कितने कौन कौन बैठे हैं, ए जी एच डी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या था डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ एच एंड ए। अब एच के पास 25 है और ए के पास 9 है, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 16। अब ये 16 नंबर ऑफ चॉकलेट्स किसके पास हैं, ये डी के पास हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। मैंने कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं छोड़ी, कोई भी नंबर का वो नहीं छोड़ा कि इस नंबर को इतने नंबर ऑफ चॉकलेट्स नहीं जाने चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।